वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक टॉपिक जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हम इसको स्प्लिट करके देखें तो इसमें दो चीजें आ रही है, एक अरिथमेटिक आ रहा है और एक आ रहा है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज बढ़ती हुई फॉर्म में हो, और अरिथमेटिक का मतलब क्या हुआ? अरिथमेटिक का मतलब हुआ नंबर्स। अगर ये नंबर्स, अच्छा यहाँ पे सिर्फ नंबर्स भी कह सकते थे, लेकिन अरिथमेटिक कहने का क्या मतलब हुआ कि ये नंबर जो है ना, क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर चाहे पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, इनका बढ़ना या फिर एक तरीके से हम घटना भी कह सकते हैं, तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है। अब प्रोग्रेस कभी किसी का पॉजिटिव वे में होने लगता है, कभी किसी का नेगेटिव वे में होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और उनकी एक लिस्ट बन जाए और उस लिस्ट के अंदर तुम्हें प्रोग्रेस नजर आता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। असल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर नंबर्स एक फिक्स पैटर्न में चल रहे होते हैं। अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन एक ही जैसा ऑर्डर उसका होता है। और इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं अगर, तो इक्वल गैप से बढ़ रहे होते हैं, अगर वो घट रहे होते हैं तो इक्वल गैप से घट रहे होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ है और वो अपने बच्चे को एक जार देती है और उसमें उसको कहा जाता है कि इसमें आपको पैसे जमा करने हैं, ठीक है, इसमें आपको पैसे जमा करने हैं और उस पैसे के अंदर, है ना, आपके बढ़ोतरी होगी। कैसे बढ़ोतरी होगी? कि मैं आपको एक दिन शुरुआत में 100 रुपीज दे देती हूँ और उसके बाद आगे जाकर के मैं आपको डेली 50 रुपीज देती रहूंगी। तो नेक्स्ट डे उसके पास क्या आ जाएगा? 150 रुपीज हो जाएगा टोटल ओवरऑल। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये जो प्रोग्रेशन है नंबर्स का, इसमें ये कैसे फॉर्म में है? ये बढ़ते हुए फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसके अलावा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में अगर हम देखें गैप, तो हर जगह गैप हमारा 50 आ रहा है, इक्वल है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे एपी कहते हैं। अगर यही किसी और तरीके से हो जाए कि भाई आपको 250 रुपीज दिए गए हैं और कहा गया है कि हर दिन आपसे 50 रुपीज वापस ले लिए जाएंगे, तो ये 200 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और फिर लास्ट में 0 हो जाएगा। यहां पर भी ये एक एपी का सिचुएशन है और ये एपी में 50 अब नेगेटिव फॉर्म में आ गया, 50 अब नेगेटिव फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसे भी एक एपी कहते हैं। तो एपी हुआ क्या? एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर in which next number is obtained by adding some equal numbers, by adding some equal common difference in the previous number। तो हम इसे क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लिस्ट है नंबर्स की, और इस लिस्ट के अंदर जो आगे का टर्म है उसमें वो कैसे मिल रहा है हमें? यहाँ पर घटाने पे मिल रहा है, यहाँ पर जोड़ने पे मिल रहा है। तो अगर किसी भी लिस्ट के अंदर आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर में से एक फिक्स पैटर्न में आ रहा है, चाहे कुछ घटा के आ रहा है चाहे कुछ जोड़ के आ रहा है, एडिशन से आ रहा है, सब्ट्रैक्शन से आ रहा है, तो हम उसी को क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। तो एपी क्या हो गया वो मैंने बता दिया। व्हाट इज एन एपी? एपी इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन व्हिच नंबर्स आर आइदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो ये जो डिफरेंस है, इसे हम सिर्फ डिफरेंस भी कह सकते थे, लेकिन इसे हम कॉमन डिफरेंस का नाम दे रहे हैं। कॉमन डिफरेंस का नाम क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये हर जगह इक्वल रहेगा, हर जगह कॉमन रहेगा। जैसे यहाँ पे 50 है तो यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50, हर जगह 50-50। यहाँ पर -50 है तो हर जगह -50 है, इसीलिए हम इसे सिर्फ डिफरेंस नहीं कह रहे हैं बल्कि हम इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अब आपने समझ लिया है कि एपी क्या होता है, एक चीज तो हम समझ चुके हैं, एक चीज हम समझ चुके हैं, व्हाट इज एन एपी। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि एपी के अंदर टर्म्स क्या होते हैं। ये जो नंबर्स हमने लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं।
अगर हम कहने लगे इसे वेरिएबल के फॉर्म में, तो ये फर्स्ट टर्म है, इसे हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये A1 हो गया। ये सेकंड टर्म है, इसे हम A2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये थर्ड टर्म है, इसे हम A3 से, और ये फोर्थ टर्म है, इसे हम A4 से, और ये फिफ्थ टर्म है, इसे हम A5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्म्स ऑफ एन एपी हो गया। उसके बाद यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी डी, और डी यहाँ पर -50 है, यहाँ पर भी डी क्या है, -50। हमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है 1 2 3, इसलिए लिखा है ताकि इससे पता चले हमें कि ये अलग अलग टर्म्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम सबको डी ही लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी छोटा सा 1 नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई छोटा सा 2 नहीं लिखा है, इसलिए क्योंकि हर जगह डी सेम रहता है, कुछ भी इसमें बदलता नहीं, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। बट टू डिफरेंशिएट टू कॉमन डिफरेंसेस लाइक ए टर्म, हम इसे भी नाम दे सकते हैं D1 एंड D2। तो एक एपी होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही चेक करना पड़ेगा सीक्वेंस के अंदर कि क्या हमारा D1 और D2, यहाँ पे D2 होगा, क्या हमारा D1 एंड D2, सिर्फ 2 बार डिफरेंस निकालना है और ये देखना है कि क्या हमारा D1 और D2 इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर D1 D2 इक्वल आता है तो उसके बाद से समझ लीजिए कि आप उसे एपी कह सकते हैं। आमतौर पर सिर्फ 2 बार कॉमन डिफरेंस निकाल करके चेक करना इनफ होता है एपी कहने के लिए। तो एपी के अंदर टर्म्स के बारे में हमने पता लगा लिया कि हम इसे क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं, ये कॉमन डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो ये एपी बन कैसे रहा है, ये एपी बन रहा है ए, ये वाला कैसे बन रहा है, ये वाला बन रहा है ए फिर -d, ये वाला कैसे बन रहा है ए फिर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ d, फिर ये वाला आगे वाला कैसे बनेगा ए -3 टाइम्स ऑफ d। वैसे हम माइनस कभी भी नहीं लिखते हैं, असल फॉर्म क्या होता है, असल फॉर्म होता है प्लस फिर माइनस कर दी, फिर प्लस माइनस कर दी, फिर प्लस और माइनस कर दी। तो इसीलिए हमारा जनरल जो फॉर्म बनता है एक एपी का, जैसे कि हमने कॉमन डिफरेंस और टर्म्स पढ़ लिया है, ये हम कर चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें जनरल फॉर्म ऑफ एपी करना है। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है ए, फिर ये होता है a + d, ये होता है a + 2d, ये होता है a + 3d। अगर आप इस वाले एपी में देखें तो आपको ऐसा ही एक सिचुएशन मिल रहा है, a फिर a + d, a + 2d एंड a + 3d। यहां तक आई होप के कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका रिप्लाई करूंगा मैं आपको। इसके अलावा आप एक बार इसको पीछे से वापस से देख सकते हैं ताकि फिर से एक बार कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने आ जाए। अब हमने जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी भी यहाँ पर पढ़ लिया, तो एपी को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तो जनरल फॉर्म हो गया कि भाई ए पहला टर्म है और अगला टर्म कैसे आएगा, ए में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, फिर उसके बाद थर्ड टर्म कैसे आएगा, ए में थर्ड जो आपका डी आता है उसका ट्वाइस जोड़ दो, ऐसे करके ये एपी आपका बनेगा। लेकिन एपी के फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, वो होता है, ये तो जनरल फॉर्म हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी क्या होता है कि A1 ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया, और उसके बाद आपका एक लास्ट टर्म होता है जिसको हम कहते हैं an क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सबस्क्रिप्ट नंबर्स हैं, और हम कहते हैं लास्ट वाला जो नंबर होगा उसका जो सीक्वेंस होगा वो हम कहेंगे कि लास्ट का टर्म है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो सबस्क्रिप्ट लिखते हैं हम, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। और इस जगह पर जो कुछ लिखा जाएगा A2 की जगह, जैसे यहाँ पे 150 लिखा हुआ है, तो A2 ये 150 जो लिखा हुआ है ये सेकंड टर्म की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसका ऑर्डर बताया जा रहा है और ऑर्डिनल नंबर कहेंगे उसे। जैसे अगर ये 50 टर्म है टोटल, इसमें 50 टर्म्स हैं, तो हम इस लास्ट वाले को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये A50 है। लेकिन वहां पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हमें एपी के अंदर या तो निकालना होगा या तो गिवन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं AN, ठीक है। तो अगर हम टोटल 50 टर्म्स हैं तो हम उसे कहेंगे AN, और AN की वैल्यू सपोज दैट कि 255 आ गया, तो टोटल 50 टर्म्स है इसलिए N की वैल्यू 50 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टोटल टर्म जो 50 है तो लास्ट वाला जो टर्म है वो 50वां टर्म होगा, तो A50 इसे हम कह सकते हैं कि 255 है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू समझ के रखो कि वैल्यू क्या होता है और उसका सीक्वेंस क्या होता है। जब हम बोलेंगे कि आपको क्या निकालना है, A20 निकालना है, A20 निकालना है,
इसका मतलब कि 20वें पोजीशन पर, 20th पोजीशन पर क्या वैल्यू है वो निकालना है। ठीक है, 20th पोजीशन पर क्या वैल्यू है वो निकालना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कहेगा कि एक टर्म है जिसकी वैल्यू आ रही है 200, ये टर्म है कौन सा, ये टर्म का सीक्वेंस क्या है, n निकालो, तो वहां पर हम n निकालेंगे, ये हम आगे भी क्वेश्चंस में देखेंगे वर्किंग विद एन एपी के अंदर। ठीक है, तो अब हमने जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी भी कर लिया है, टर्म्स कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी भी कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एन एपी। एपी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एपी फाइनाइट एपी, दूसरा क्या होता है इनफाइनाइट एपी। ठीक है, फाइनाइट एपी का मतलब जिसमें टर्म्स जो है ना वो कुछ लिमिटेड टर्म्स होंगी, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट कहते हैं। वैसे भी आपको फाइनाइट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि उसमें कुछ चीजें लिमिटेड हों। अगर चीजें लिमिटेड होंगी तो हम कहेंगे फाइनाइट एपी, और अगर उसमें चीजें यानी टर्म्स अनलिमिटेड होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी। जैसे फाइनाइट एपी कैसे हो सकता है, 2 4 6 8 10, बस ये पे खत्म कर दिया एपी को। अब इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी कहेंगे। लेकिन अगर इसकी बात करें इनफाइनाइट एपी वाले में तो 2 4 6 8 10 और हमने यहाँ पर आगे डॉट डॉट लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब खत्म नहीं हुआ है, आगे ये चलता चला जा रहा है। जनरली इसमें 3 डॉट्स लगा देते हैं जो इसको आगे बढ़ता हुआ दिखाता है। तो हमने टाइप्स ऑफ एन एपी में भी दो टाइप के एपी पढ़ लिए हैं, एक फाइनाइट एपी हो गया और एक आपका इनफाइनाइट एपी हो गया। अब उसके बाद बात हम करते हैं वर्किंग विद एन एपी। एपी के अंदर काम कैसे करना है। एपी के अंदर काम करने के लिए हमें कुछ चीजें अवेलेबल होंगी, वो यूज करना है और फिर निकालना है। वापस से हम एपी के रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं। एपी में A1 हो गया फर्स्ट टर्म, A2 A3 एंड लास्ट में जाएंगे तो AN हो गया। यहां पर हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है जो एपी के अंदर हर जगह यूज होता है। 3 एक्सरसाइजेज हैं एपी के एनसीईआरटी के अंदर, तो उन 3 एक्सरसाइजेज में से कम 2 एक्सरसाइज में वही सिर्फ फॉर्मूला है, और थर्ड एक्सरसाइज जो है उसमें भी वो यूज हो रहा है लेकिन एक लिमिटेड वे में यूज हो रहा है। तो अगर हम ए एन का फॉर्मूला, जिसे हम nth टर्म निकालने के लिए कहते हैं कि फाइंड द nth टर्म, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 d, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें n जो है क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं अलग से, वेयर n इज, पहले तो a n लिखते हैं, a n इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी ए ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर A1 नहीं लिखते क्योंकि 1 जनरली नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये A1 है और A भी है, तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। उसके बाद यहाँ पर D आ जाता है, D को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, और N को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम इसमें हर एक चीज निकाल करके देखते हैं। एक एपी है 3 6 9 और टोटल इसमें टर्म्स बोल रखा हुआ है कि 40 टर्म्स। ठीक है, टिल 40 टर्म्स। अब यहाँ पर हमें ए एन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि ये एपी है कि नहीं। देखिए हर जगह चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर कहा हुआ है कि ये निकालिए आप, इसका ये स्पेसिफिक टर्म निकालिए, तो मतलब ये एपी है, तभी वो आपसे स्पेसिफिक टर्म्स निकलवाना है, अदरवाइज नहीं निकलवाते। तो कोई स्पेसिफिक टर्म निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो उसमें आपको कैसे निकालना है, ये देखिए ये एपी है, इसके अंदर ए हो जाएगा 3, ये फर्स्ट वाला टर्म है। डी जो है वो कैसे निकलेगा, A2 आगे वाले टर्म में से A1 पीछे वाला टर्म माइनस करेंगे, A2 क्या है हमारे पास 6 माइनस का 3, तो आंसर आ जाएगा 3, यानी D जो है वो 3 आ चुका है। अब AN निकालना है। एक बात ध्यान रखिएगा, टोटल 40 टर्म्स है, तो अब ये A40 निकालना है असल में। ठीक है, A40 निकालना है, थोड़ा सा उसका फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 D। तो A प्लस n माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, 40 माइनस 1 D, तो ये हो जाएगा A प्लस 39D।
यानी ये समझ के रखिए आप कि आपको जो भी स्पेसिफिक टर्म निकालने के लिए कह देगा उससे एक कम कर दीजिए आप और वही नंबर डी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप चाहें तो ये दो स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, A40 इज इक्वल टू A प्लस 39D। ठीक है, बहरहाल अब हमने जो है इसे बना लिया A40 को A प्लस 39D। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। A40 A क्या है हमारे पास, A है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 39D यहाँ पर क्या है हमारे पास, D भी हमारे पास 3 है, तो ये आ जाएगा 3। 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, ये आ गया 2, 3 3 9 और 9 प्लस 2 11। फिर इसमें एडिशन होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो A40 जो है वो आ चुका है अब 120, ये हमने निकाल दिया है। AN यानी लास्ट वाला टर्म हमें बोल रखा था 40 टर्म्स हैं, तो हमने यहाँ पर A40 निकाला है। ठीक है, अब अगर मान के चलिए एक और फॉर्म इसका हम बता देते हैं कि मान के चलिए कि ये जो है ना लास्ट वाला टर्म ये आया है 120, ये है AN। तो अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि N क्या होगा, N क्या होगा ये फाइंड करना है। A हमारे पास 3 है, D हमारे पास 3 है और AN हमारे पास 120। फॉर्मूला लगेगा AN का ही, A प्लस N माइनस 1 D। 120 यहाँ पर आपको AN दे रखा है, यहाँ पर A क्या दिया हुआ है आपको, A आपको दिया हुआ है 3 प्लस N माइनस 1, यहाँ पर भी ये 3। देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला स्टेप और पहला मेथड जो है उसका मतलब यह है कि ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 3 जो है इसके साथ क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 3 इंटू एन 3n हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 3 हो जाएगा प्लस 3 इंटू एन 3n माइनस का 3, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करें। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको आता है तो उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इसको जो है ना इस तरीके से नहीं करते हैं, थोड़ा सा ये लेंदी पड़ता है। हम इसे करते हैं इस तरीके से कि ये 3 यहाँ से उधर भेज दिया जाए, तो ये 120 माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर n माइनस 1 ऐसे ही छोड़, ये आ जाएगा 117। ये 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। डिवाइड करेंगे 3 3 9, बचा कितना 2, 27, 3 9 27। ठीक है जी, अब उसके बाद n यहीं पे छोड़ देंगे अकेले और 39 के तरफ 1 भेजेंगे, 1 माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू 40 आ चुकी है, ये हमारा आंसर है, n की वैल्यू 40 आ चुकी है। तो यही हमें चाहिए था, n निकाल लिया हमने। उसके बाद अब अगर हमें इसमें से कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग है तो हमें इसी तरीके से AN का फॉर्मूला यूज करना है, जो वैल्यू मिसिंग है उसे वेरिएबल की तरह कंसीडर करना है और उसी की वैल्यू को हमें निकालना है। तो अभी हमने यहाँ पर वर्किंग विद एन AP भी कर लिया है, ये हमने समझ लिया है, बेसिक सारे AP के कॉन्सेप्ट वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिए, और उसके बाद फिर नए वीडियो में इसके एक्सरसाइजेस को किया जाएगा। आप कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम इसके आगे के पार्ट्स कंप्लीट अपलोड करें तो आपको वो भी मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।